तो जब आप एयरक्राफ्ट में जाके बैठे तो क्या लग रहा था अभी कि अभी अभी बम्बारमेंट करने वाले हो? वो मतलब वो रूम इतना ज्यादा अच्छा होता है ना, जैसे लाइन में एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, आप उसमें जाके बैठते हो, मशीनरी वाली फीलिंग, हेडफोन्स लगा के, तो वो जेन्युइनली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ मजा आ रहा है इसमें। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आज हम आपको मिलवा रहे हैं रितुल दुहन, जिसने एनडीए और एसएसबी क्लियर करने के साथ साथ एनडीए का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें पूरे भारत में लड़कियों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इस प्रकार रितुल ने एयरफोर्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले नवंबर 2021 में एनडीए की परीक्षा में पहली बार भारत सरकार ने लड़कियों के लिए भी ऑफिसर बनने का एक अवसर प्रदान किया है। और ये पहला बैच था जब एनडीए में लड़कों के साथ साथ 19 लड़कियों की भी भर्ती की गई। इस भर्ती में इस पहले बैच में रितुल दुहन ने भी पहले ही चांस में 10+2 के बाद में पहले ही चांस में इसने न केवल एनडीए की परीक्षा पास की बल्कि 5 दिन चलने वाले एसएसबी के सख्त इंटरव्यू और उसके बाद में मेडिकल, सब बाधाओं को, सब गतिविधियों को पार करते हुए और जो फाइनल रिजल्ट हुआ कि लगभग 1,75,000 लड़कियों में से तीसरा स्थान रितुल ने प्राप्त किया है, जो पूरे हरियाणा के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए और जिला हिसार और पूरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गांव कुंवारी में जन्मी रितुल दुहन आज हमारे बीच में है और ये परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, बहुत सी लड़कियां भी इस तैयारी के लिए लगी हुई हैं और लड़कों के लिए भी हर 6 महीने के बाद एनडीए की जो परीक्षा होती है बहुत ही मार्गदर्शन करने वाला यह इंटरव्यू होगा। और रितुल दुहन का जो एक्सपीरियंस है वह भी बहुत सकारात्मक और प्रेरणादायी रहेगा। हाँ, तो रितुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ये कैसे पता चला था और कब ये परीक्षा हुई थी? ये इसकी मुझे नोटिफिकेशन सितंबर में पता चली थी, तभी मैंने इसका रजिस्ट्रेशन किया था। फिर उसके बाद पेपर हुआ नवंबर में हमारा, नवंबर 2021। 14 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था गुड़गांव में। हाँ जी। तो उसके बाद आपको क्या लगा पेपर देने के बाद में, कैसा रहेगा आपका? पेपर देने के बाद क्योंकि मेरा मैथ्स पोर्शन अच्छा गया था तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि पेपर निकलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। फिर जब आंसर की आई तो मैंने उससे भी मिलाया तो मेरी कट ऑफ क्रॉस हो रही थी, तो रिजल्ट भी बाद में निकल गया था। मैथ में कितने क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर का था मैथ का पेपर? मैथ का पेपर 300 नंबर का होता है और 120 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए 2.5 घंटे दिए जाते हैं। 120 क्वेश्चन थे। हाँ जी। आपने कितने सोल्व किए? मैंने अटेम्प्ट 117 किए थे। तो ठीक कितने थे? ठीक, अभी उसके मार्कशीट आई है तो उसमें मेरे 243 मार्क्स है, मतलब वो बहुत अच्छा स्कोर है। मैथ में इसकी कट ऑफ 85 जाती है 300 में से, और मेरे 243 मार्क्स है। इनके 3 गुना। 3 गुना। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। आपको नहीं लगता 3 जो पर्सन छूट गए आपके, वो कैसे लगता? आपको आते नहीं थे या वैसे? आते थे, वो टाइम इतना होता है, मतलब आप बिल्कुल 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन, वो बिल्कुल ही होता है, स्पीड का खेल होता है सारा कुछ। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले ठीक लेवल के आते हैं, बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो इसके लिए लिखाई की स्पीड तेज होनी चाहिए? नहीं, कैलकुलेशन की स्पीड। कैलकुलेशन की स्पीड तेज होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो कैलकुलेशन के लिए कोई कैलकुलेटर मिलता है या दिमाग में कैलकुलेशन? कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, दिमाग में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए किस तरह की तैयारी की जाए? इस तरह की आप जितने ज्यादा मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मेन आपकी स्पीड बढ़ती है, उससे आपको फॉर्मूला भी जल्दी याद होंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी डेफिनेटली। और अगर मेरी माने तो जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सेट, तो वो टाइमर के साथ करें, तो उसका आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप पेपर में कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे। पेपर से पहले घर पर तैयारी करते समय टाइमर सेट करके फिर करें। हाँ जी। और कुछ बच्चों को जो कहना चाहो आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब ये पेपर ऐसा होता है, अगर आप 12th तक अच्छे से पढ़ ले, जो मतलब सीबीएसई आईसीएसई की बुक्स होती है, सिलेबस उसी सिलेबस में से आता है, और प्रैक्टिस इज द मस्ट थिंग। प्रैक्टिस से ही आपको सब कुछ याद होगा और वहां जाके भी आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस
प्रश्नों की या शारीरिक प्रैक्टिस है, व्यायाम की प्रैक्टिस है? नहीं, अभी जो मैं बात कर रही थी वो मैं क्वेश्चन की हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हाँ जी, जो क्वेश्चन पेपर है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, उसको बार बार दोहराएं हाँ। ताकि उसके फार्मूले याद हो हाँ जाए। जी। तो और इसके अलावा जब पेपर हुआ, पेपर के बाद में आपको लगा कि रिजल्ट ठीक ठाक आ जाएगा। हाँ जी। जब रिजल्ट आया तो कितना आपका रैंक था? उसमें रैंक नहीं आती, उसमें बस लिस्ट आती है कि इन रोल नंबर्स का रिटर्न पेपर क्लियर हो चुका है। तो कुल कितनी लड़कियां थी जिन्हें टेस्ट दिया? टेस्ट दिया था 1,75,000 लड़कियों ने, और उसमें से रिटर्न क्लियर हुआ था 1,008 लड़कियों। 1,75,000 में से सिर्फ 1,000 लड़कियों का रिटर्न हाँ टेस्ट जी। क्लियर हुआ। हाँ। तो ये लड़कियों के लिए +2 के बाद पहला चांस था हाँ जी, या first इससे पहले भी होता रहा है? नहीं, एनडीए हमेशा से बॉयज के लिए खुला रहा है जो ऑफिसर रैंक हुई है। लड़कियों के लिए फर्स्ट टाइम ओपन किया गया है, तो ये हमारा फर्स्ट बैच होगा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएगा। तो इसमें कुल कितनी सीटें होंगी लड़कियों के लिए? इसमें 19 सीटें हैं लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए? लड़कों के लिए 380। 380 हाँ सीटें। जी। और लड़कों ने कितने लड़कों ने एनडीए का पेपर दिया था? लड़कों ने लगभग 4 लाख लड़कों ने एनडीए का पेपर दिया, 4 लाख। और उसमें से 8,000 का रिटर्न क्लियर हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो जब रिटर्न का रिजल्ट आया, आपका पेपर पास हुआ, तो आपको क्या लगा कि आप आर्मी में जाएंगे नहीं जाएंगे? पहली प्रतिक्रिया थी वो क्या थी आपकी? सर रिजल्ट आया तब तो मतलब खुशी थी कि हाँ निकल गया रिजल्ट। फिर उसके बाद मुझे इतना वो नहीं था कि हाँ मुझे एसएसबी करना ही है, क्योंकि मुझे इस फील्ड की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो जैसे जैसे फिर पता किया कि ये काफी अच्छी पोस्ट है, आपको ऑफिसर रैंक मिल रही है और मतलब मतलब मौका मिल रहा है देश की सेवा करने के लिए, तो फिर उसके बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की। तो किसने बताया आपको कि ये अच्छी रैंक है, अच्छा पद मिलता है? ये मेरे किससे मोटिवेशन मिला आपको? मोटिवेशन के लिए मतलब मेरे भैया है अरमान आले, उन्होंने वो मतलब घर पे आए थे कांग्रेचुलेट करने, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको इसके इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो एक हरी जीप होती है, वो सिर्फ एक ऑफिसर को ही मिलती है, वो कोई खरीद नहीं सकता पैसे से, तो इसीलिए। हाँ जी। तो लालच में आपने तैयारी शुरू की? बिल्कुल कह सकते हैं। और मिलिट्री की या सेना की दूसरी जानकारियां भी आपको कुछ लोगों से मिली होगी? हाँ जी। अन्य किसी आदमी का आप समझते होगे जिससे आपने ज्यादा जानकारी मिली, या प्राइमरी जिसका अच्छा आपके इसमें तैयारी में योगदान है? इसकी जानकारी के लिए मेरे मामा जी हैं श्री शमशेर सिंह आले, उन्होंने मतलब काफी ज्यादा मतलब लोगों से पूछा, मतलब हमने जाके बात की सभी से, तो उससे हमारी जानकारी जो है वो एकत्रित हुई, और फिर हमने एसएसबी की काफी जानकारी निकाली कि कैसे होता है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो इस सब में मेरे पूरे परिवार का और खास करके मामा जी का काफी ज्यादा सहयोग रहा। तो एसएसबी की जानकारी मिलने के बाद में आपने कहीं से कोचिंग प्राप्त की? हाँ जी। कहाँ से कोचिंग प्राप्त की, उसकी थोड़ी डिटेल से बताएंगे आप? मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी मेजर जनरल यश मोर से, मोर सोसाइटी है, वो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, और जो मतलब हमारा जो फर्स्ट बैच था लड़कियों का, इसीलिए उन्होंने कुछ लड़कियों को फ्री में पढ़ाया। फिर हमारा जो कोर्स था कुल 18 दिन का था, उस पूरे कोर्स में बताया गया कि एसएसबी का प्रोसीजर कैसा होता है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और उसकी क्या क्या तैयारी होती है, तो वो फुल प्रिपरेशन उन्होंने मुझे कराई। एसएसबी के लिए आपको कुल कितना समय मिला इस हिसाब से? उस हिसाब से मुझे 2 महीने मिले थे एसएसबी की तैयारी करने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 2 महीने मिले, और उनकी ट्रेनिंग से, ऑनलाइन ट्रेनिंग से आपका काम चल गया? हाँ जी बिल्कुल चल तो गया। दूसरे बच्चे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करके या अपने घर पे तैयारी करके ऐसे एसएसबी क्लियर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे खुद के बैच में ऐसे काफी सारे बच्चे हैं, मतलब जरूरी नहीं है आप कोचिंग ही ले तो ही एसएसबी निकलेगा, मतलब उन्होंने बिना कोचिंग के भी की है, मैंने जैसे ऑनलाइन कोचिंग से भी की है, तो एक माइंड सेट हो जाता है, आप प्रिपरेशन करो, अपनी तरफ से भी मेहनत करोगे तो भी हो जाएगा। तो एसएसबी कब हुआ था आपका? एसएसबी हुआ था 11 अप्रैल को वाराणसी। 11 अप्रैल को? हाँ जी। जब आप पहली बार गए, कौन कौन गए थे आपके साथ में एसएसबी? मेरे साथ मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई, हम चारों गए थे वाराणसी। जब आप एसएसबी के लिए अंदर इंटर किया आपने, हाँ जी। कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? मतलब एक हमारा बैच बहुत बड़ा था, मतलब 1008 में से 215 लड़कियां तो हमारे ही बैच में थी, तो जाते इतनी सारी लड़कियां मतलब फॉर्मली ड्रेस्ड, लगेज वगैरह लेके, वो यूं लग रहा था कि वो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, तो वो देख के कंपटीशन वाली फील आ रही थी कि मतलब अब मतलब इतने 2 लाख बच्चों में से 1000 लड़कियां निकाली हैं, तो मतलब डेफिनेटली वो इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा थी, और उनकी पर्सनालिटी में भी दिख रहा था, तो एक बहुत ज्यादा अच्छा मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट वाली फील आ रही थी।
तो डर भी लग रहा था? डर तो है ही कि इन सबसे कम्पीट करना है, इन सबसे आगे निकलना है। एक पूरी फौज दिख रही थी, एक फौज, हजार हाँ जी, लड़कियों की। बिल्कुल। 1000 लड़कियों में से कितनी लड़कियां 215 का बैच था हमारा। 215 में से सिलेक्शन कितने का होना था? 200 सिलेक्शन तो रिकमेंड हमारे बैच में से 8 लड़कियां हुई थी बस। अच्छा। हाँ जी। और पूरे इंडिया में कितनी रिकमेंडेशन हुई थी? पूरे इंडिया में रिकमेंडेशन है 51। 51। हाँ जी। और उनमें से सिलेक्शन 19 का होगा, क्योंकि 19 ही सीट है और वो मेरिट के बेस पे होगा। तो आपके ग्रुप में से जिन 8 लड़कियों की रिकमेंडेशन हुई थी, हाँ जी। उनमें से कितनी लड़कियों का अभी उसमें सिलेक्शन हुआ है एनडीए में? कोई ध्यान है? ध्यान मतलब एक तो मेरी फ्रेंड थी मीनाक्षी, उसका हुआ है, और मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बाकियों का मेडिकल और काफी प्रोसीजर होता है। तो जो एसएसबी का इंटरव्यू का जो सिस्टम है, हाँ जी। होल्ड हेड किया जाता है, अधिकारी पूछते हैं इंटरव्यू में किस तरह का माहौल रहता है, कैसी तैयारी करके जाना चाहिए? एक तो एसएसबी इज मतलब आपके पर्सनालिटी देखना चाहते हैं कि आप में क्या क्या गुण है, आप में क्या क्या पर्सनालिटी, क्योंकि आपका दिमाग वो पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। तो आपकी ऑलराउंड पर्सनालिटी कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग स्किल्स। तो एसएसबी की तैयारी के लिए आई वुड से कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दें। ये नहीं कि मतलब एक तो होता है कोएक्स करके मतलब ऐसे शील्ड लगा के चलेगा कि ये बोला ये रट के आ गए, वो वहां चलता ही नहीं है। आप अपनी आपकी पर्सनालिटी को निकलवा लेंगे तो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करेंगे तो एसएसबी निकलने के काफी चांसेस होते हैं। एसएसबी इज नॉट समथिंग वेरी टफ, बट एसएसबी के लिए आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। वहां जाके एक तो बहुत स्ट्रिक्ट मतलब जैसे कहते हैं ना डिसिप्लिन माहौल होता है, क्योंकि मतलब आपको कोई फोन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है बाहर की दुनिया से, सिर्फ आप लोग हो और वो ऑफिसर्स हैं, और वो टेस्ट होंगे जो आपको कॉन्फिडेंटली देने हैं। तो उसमें एक तो टेस्ट का बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो आपकी हर एक फील्ड में हर मतलब आपकी वो देखते हैं कि परफेक्शन किस चीज में है। तो उसमें आपको खुद को ढालना पड़ता है, उस डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, क्योंकि हर चीज का एक कायदा है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। बाहर निकलना है तो आपको अपना चेस्ट नंबर पहन के निकलना है, किसी से बात नहीं कर सकते आप, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन कन्वे नहीं हो सकती वहां पे। सो आई वुड से मतलब एसएसबी इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है अगर आप एसएसबी में जाते हो। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, सिर्फ रिकमेंडेशन उसकी अच्छी चीज नहीं है। मतलब जिस टाइम हमें रिजल्ट सुना रहे थे उस टाइम भी मैं बहुत खुश थी कि मैं 5 दिन यहाँ रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। रिकमेंडेशन एक अकेली चीज नहीं है, एसएसबी एक ऐसी चीज है आई वुड से कि सबको एक बार जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एनवायरमेंट का बहुत डिफरेंस है, जो सिविल एनवायरमेंट है उससे काफी ज्यादा। तो जब आपका एसएसबी हो रहा था, कोई ऐसी अलग से घटना जिसने आपको हर्ट किया हो या आपको लगा हो कि आप कहीं ऐसे भूल गए या कहीं दबाव में आ गए, प्रेशर में आए, या कोई बहुत खुशी की बात? इनिशियली जब हम गए थे तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग हो गई 12-2 बजे तक, फिर उसी दिन हमारा साइट टेस्ट था। तो साइट टेस्ट में बहुत ज्यादा थकान हो चुकी, क्योंकि आप 4 बजे उठ के 6 बजे रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अब तो इतना कुछ खाने को भी नहीं, बस एक मतलब ब्रेड मिल रहा था, मतलब बहुत थकान हो चुकी थी लास्ट में जाते जाते। और फिर उन्होंने कह दिया कि साइट टेस्ट भी अभी होगा। तो साइट टेस्ट मतलब एसएसबी का काफी बड़ा पार्ट होता है, और उसमें मतलब ये होता है कि 4-5 घंटे लिखना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा टायरिंग हो गया था। क्योंकि जब मैं 4 घंटे लिख के मैं अपना पेन रख रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ मेरा उंगलियां नीली हो चुकी है, इतना ज्यादा लिख चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद भी हमें खाना भी 11 बजे मिला। तो वो ये आपको ट्रेन करना चाहते हो, आपकी कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि आप थकने के बाद भी आप कितना आउटपुट दे सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि आपको अपनी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दी जाएगी और उसमें आके आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा दो। हर एनवायरनमेंट में आपको शाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो बुरी चीज हुई वो ये थी कि जब हमारा वो चल रहा था लेक्चरेट, उसमें जो टॉपिक मिलते हैं वो आपका लक होता है कि आपको कैसे टॉपिक मिलेंगे। मुझे कोई भी मतलब उसमें जो टॉपिक थे उनमें से 3 टॉपिक तो मुझे आते ही नहीं थे। वो टेक्निकल जो चीज मुझे बोल के आनी थी, जो मेरी नॉलेज थी, वो मैं दिखा ही नहीं पाई। मुझे एक नॉर्मल टॉपिक पे बोलना पड़ा। उसके बाद फिर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, फिर ऐसे हो गया, मैं अच्छे से बोल नहीं पाई। मैं जो मेरी क्वालिटी थी, मैं डिबेटर, मेरी जो क्वालिटी थी वो मैं दिखा नहीं पाई, तो मैं काफी दुखी थी उस दिन। बट फिर मैंने जैसे घर पे बताया फोन करके कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया, 5 मिनट के लिए फोन मिलता है। फिर उसमें सारे मेरे को कह रहे कि कोई बात नहीं, और भी तो टेस्ट है, हो गया तो अब उसको भूल जाओ, यू शुड मूव ऑन। फिर उसके बाद जो अगले दिन टेस्ट हुए ग्राउंड टास्क से, वो मेरे काफी ज्यादा अच्छे हुए। जैसे जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस थी वो मैंने गर्ल्स में से सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए थे, मैं उसमें मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, तो मैं काफी खुश थी अपनी परफॉर्मेंस से कि मैंने जितना फिजिकल आउटपुट निकाला है, जो मैं ग्राउंड जाती थी वो वहाँ मेरा आउटपुट दिख गया।
और इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा हुआ था, क्योंकि वो चला भी काफी देर था। और फिर उन्होंने ना, हमारे पूरे एसएसबी का ये था कि इट वाज अ जनरल इंटरव्यू, मतलब कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं थी उसमें। आपसे फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली, आपका स्कूल बैकग्राउंड, वो सब कुछ पूछना चाह रहे थे कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, कैसे आपके दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, फिर आपकी स्टडीज के मतलब क्या पर्सपेक्टिव है आपका, सब कुछ। तो मेरा इंटरव्यू भी काफी अच्छा हुआ। तो जो आपका फिजिकल हुआ, हाँ। फिजिकल के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और फिजिकल के लिए वहाँ जो जो आइटम थे, जो जो आपने पास करने थे, हाँ जी। तो उनकी पहले से तैयारी थी या उनमें भी कोई अलग से ऐसी विशेष घटना हो? नहीं, उनकी मैं तैयारी करके गई थी, क्योंकि हमारे पास जैसे एक तो इंटरनेट पे आज के टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी कुछ भी सीखना चाहे तो इंटरनेट से सीख सकते हैं। और मेरी कोचिंग वालों ने भी काफी बता दिया था कि ऐसे ऐसे टास्क होते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करके जाना, जैसे रोप क्लाइंबिंग होता है, बर्मा ब्रिज होता है, और एक हाइट से जंप करनी होती है। तो ऐसे काफी सारे टास्क होते हैं, उनकी मैं पहले से प्रिपरेशन करके गई थी, मेंटली प्रिपेयर होकर, तो वो मेरे काफी ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट हो गए थे। तो इसके लिए दूसरे बच्चे जो अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं, हाँ। इनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? तैयारी इन दैट फिजिकल फिजिकल की तैयारी, फिजिकल एक तो आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी आपको मतलब जैसे योगा करो या फिर रनिंग, जो भी आप करना चाहो प्रेफर, वो आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है वो प्रॉपर डिफाइंड होते हैं कि यही आएंगे, तो आप उन्हीं की तैयारी करके, जैसे जो रोप क्लाइंबिंग के लिए आपको आपकी आर्म स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, वो आपको 10 दिन चढ़ के देखना पड़ेगा, तभी आप चढ़ पाओगे। तो वो मैं कहना चाहूंगी कि वो आप बिल्कुल पर्टिकुलर होके ऑन द सिलेबस रह के वो सारे ऑब्स्टेकल्स की तैयारी करें। हाँ जी। तो जब आपको 5 दिन का ये इंटरव्यू था, हाँ जी। और बीच में 5 मिनट के लिए रोजाना आपको मोबाइल मिलता था, हाँ। तो मोबाइल के बारे में आपका क्या विचार है? मोबाइल कितने समय मिलना चाहिए? दूसरे बच्चे मोबाइल का कैसे लाभ ले सकते हैं, या क्या कहना चाहेंगे? एक तो मतलब आज के टाइम में ना हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमारी मोबाइल पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अब वहाँ हम गए तो हमें यूँ पता है कि फोन नहीं मिलेगा, तो वो एक मेंटली रहता है कि हाँ फोन नहीं मिलेगा, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, मतलब दिन कैसे कटेगा। लेकिन वहां जाके मैं बहुत जेन्युइनली बोल रही हूँ, फोन की तो छोड़ो, घर वालों की भी याद नहीं आती। इतना अच्छा एनवायरमेंट होता है, इतनी सारी चीजें होती है वहाँ पे करने को, सीखने को। ठीक है, तो ये 5 मिनट फोन मिल रहा है, ये बस इसीलिए कि आपके घर वालों को ये रहे कि हमारा बच्चा सेफ है, सिक्योर है, ठीक है, वरना उसकी भी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो 5 दिन के बाद में जब आपका एसएसबी पूरा हो गया, तो उसके बाद में आपको कितनी देर के बाद में रिजल्ट बताया गया? उसके आपकी बाद रिकमेंडेशन हुई कि ना हुई? जो आपके बैच की लड़कियां थी, हाँ जी। उनमें से कितनी लड़कियों को बाहर कर दिया गया? क्या सीन था वो? हमारे जो ये प्रोसेस होता है, इसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी जिन्होंने हमारा टेस्ट लिया, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, वो सारे बैठे होते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, किसी किसी से नहीं पूछते। वो डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो या आप श्योरली सिलेक्टेड हो। फिर वो कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट सुनाया जाता है। तो कॉन्फ्रेंस हो गई सभी की, तो हम सारे एक रूम में बैठे थे, तो उन्होंने रिजल्ट सुनाना शुरू किया। तो मतलब वो काफी कम बच्चों का बता रहे हैं कि 14, मतलब वो 13 लड़कियां तो शुरू में ही निकल गई, 72 स्क्रीन इन हुई, उसमें से पहला ही नंबर 14 का है। तो वो बता रहे ऐसे करके, फिर उन्होंने बताया मेरा चेस्ट नंबर था 50, लास्ट उन्होंने बताया 38। तो हम मेरे ग्रुप में हम 9 लड़कियां थी, तो मुझे लगा काफी अच्छी लड़कियां हैं, मतलब उन्हें नॉलेज भी काफी है, तो वो दिखता है कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी। तो आई थॉट कि 1-2 रिकमेंडेशन और होंगे, अभी तो बोलेंगे वो किसी का नाम। 38 के बाद उन्होंने बोला 50। लाइक आप श्योर होना सर, मेरा ही चेस्ट नंबर था। तो मैं खड़ी नहीं हुई वहां पे, ठीक है। तो मेरे साइड में जो लड़की थी ऐसे हिला रही है कि तो तेरा ही था। तो फिर मैं खड़ी होती, आई सेड यस सर। मैं काफी मतलब वो फिर आई एम ब्रीदिंग फॉर 10 मिनट्स लाइक टू अश्योर कि हाँ हो गया, आई गॉट रिकमेंडेड। तो काफी अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन फिर उसे डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है कि इतनी सारी लड़कियों में आपने खुद को प्रूव कर दिया। तो हमारे उस बैच में से सिर्फ 8 लड़कियां रिकमेंड हुई थी, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, हाँ जी। तो जब आपका रिजल्ट सुनाया गया, तो उसके बाद में बाकी क्या क्या गतिविधियां हुई? कितने समय के बाद आप एकेडमी से बाहर आई? जैसे हमारा रिजल्ट सुनाया गया, तो जो बाकी लड़कियां थे जो सिलेक्ट नहीं हुई, अब उन्हें तो बाहर जाना, उन्हें सबको फोन दे दिया गया और उन्हें अपना लगेज देके बाहर भेज दिया गया। लेकिन हमारे उसके बाद फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो शुरू हो गया। तो उन्होंने हमें फोन भी नहीं दिया अपना कि हाँ हम एटलीस्ट घर पे तो बता दे दैट वी आर सेफ, हम बाहर नहीं आए तो 5 दिन कुछ हुआ नहीं है। लेकिन नहीं, वो अब
वो उनकी भी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन 3 बजे से 11 बजे तक 8 घंटे हम पेपर ही भर रहे हैं बैठ के। तो रात रात 11 11 बजे तक। तो आपको नहीं लग रहा था आप एकदम दौड़ के बाहर जाए और अपने घर वालों को बता के? बिल्कुल, यही तो मतलब यही फीलिंग आ रही थी, बट फिर वो हम मजबूर थे उस स्थिति में, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। तो सिलेक्शन की कोई परवाह नहीं थी, मौका मिलता तो भागते हम बिल्कुल भागते। तो अब क्या लगता है, भागना चाहिए था कि नहीं भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए था, मतलब वो प्रोसीजर था। अब जैसे जो बाहर पेरेंट्स थे उन्हें बाकी लड़कियों से पता चल चुका था कि मैं अंदर हूँ और मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। वो मेरी टेंशन थी, मुझे लग रहा था कि उन्हें नहीं पता चला। तो पेरेंट्स क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, जल्दी बाहर आए या नहीं? वो सोच रहे थे कि अंदर ही रहे, पूरा काम पक्का करके फिर बाहर आना। रितुल सोच रही है दौड़ के बाहर आऊं और घर वाले सोच रहे हैं कि नहीं अंदर रहे। अच्छा, ये तो अजीब सा संयोग था आप दोनों के बीच में। तो बहुत अच्छा। तो इसके साथ में और कोई अंदर की कोई ऐसी स्थिति हो कि बच्चे कुछ चीजों को छुपा सकते हैं जो नेक्स्ट कैंडिडेट जाएंगे एसएसबी, क्योंकि ये तो हर 6 महीने के बाद चलते रहना है और बच्चों को तैयारी भी करनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट बच्चे जाएंगे वो किस तरह की ऐसी तैयारी करके जाए, अपनी कुछ चीजों को जो हमारी कमियां हैं उनको स्पष्ट बताएं या कुछ छुप भी सकती है? छुप सकती है, जैसे आपकी कोई कमी होती है। अब मुझ में कोई कमी है, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि वो 5 दिनों में उन्हें कभी दिखा नहीं होगा। कभी कुछ करते हुए खेलते हुए वहां हर जगह कैमरा, आपकी हर एक एक्टिविटी नोट होती है, तो वो कहीं ना कहीं दिखा होगा। और उसे छुपाने का कोई मतलब भी नहीं है। आप जितना ज्यादा सच बोलेंगे, जितना ज्यादा ऑनेस्टली बोलेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में जितना उन्होंने पूछा था ना, मैं सब सच बताया। फिर बाद में मुझे एक बार तो लगा कि नहीं, सब कुछ थोड़ी बता के आना होता है, थोड़ी बहुत चीजें तो अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन वो पूछते ही इस तरीके से है, मतलब वो आपको इतना फ्रेंडली कर लेंगे और इतने ज्यादा क्वेश्चंस बैक टू बैक आ रहे हैं, तो आपका दिमाग सच बोल ही देता है। और मेरे ख्याल से सच बोल भी देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। तो इसके लिए क्या लगता है आपको, बच्चों को जो गलत आदतें हैं या हमारे कमियां हैं उनको पहले से सुधार लेना चाहिए? हाँ, मैं वही कह रही थी कि आप आदतों को छुपाने की जगह उन्हें सुधारने पे ज्यादा जोर लगाए तो अच्छा रहेगा। मतलब वो आदतें आपके जीवन भर रहेंगी, अगर आप उन्हें सुधार लेते हैं तो वो आपके ही जीवन में मतलब आपको काम आएगा। ऐसे मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दें, तो जो आपकी कमी है उसे आप इम्प्रूव करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। मतलब SSB इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर SSB नहीं भी निकलता तो इट्स फाइन ना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, आपकी कमी दूर हो गई, तो वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। तो इसमें और कोई ऐसी घटना हुई हो, वो फॉर्म वगैरह फिल करने में 11 बजे तक आपके फॉर्म फिल हुए, उसके बाद आपको बाहर निकलने का या बाहर आने का कब मौका मिला? उसके बाद फिर हमें एक रात वहीं रुकना था, क्योंकि उसके बाद भी 1-2 टेस्ट होने थे जो एयरफोर्स के होते हैं। फिर हमें अगले दिन दोपहर में बाहर निकाला गया। अच्छा। हाँ। तो आपकी प्रायोरिटी क्या थी इसमें? जब फॉर्म फिल किया NDA का आपने, तो एयरफोर्स, नेवी या मिलिट्री, आपकी क्या प्रायोरिटी थी और क्या बनना चाहते हाँ, थे? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एयरफोर्स है, सेकंड आर्मी है एंड देन नेवी। और जो मेरा वो हुआ था वाराणसी में SSB, वो 4 FSB है, 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, 4th एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा। तो SSB भी उसी प्रेफरेंस के हिसाब से होते हैं, जैसे आर्मी वालों का अलग SSB होता है, एयरफोर्स वालों का अलग होता है। तो अभी जो पोस्ट मिलेगी आपको, जो सिलेक्शन होगा आपका, तो ज्यादा चांस है कि एयरफोर्स में ही होगा। हाँ जी। तो इसके समानांतर जैसे मिलिट्री में तो लेफ्टिनेंट बताते हैं, और आमतौर पर प्रचलन है कि वे NDA क्लियर होने के बाद में कोई भी बच्चा लेफ्टिनेंट बनेगा, सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ। तो मिलिट्री एयरफोर्स में इसके समानांतर कौन सी पोस्ट है? एयरफोर्स में इस पोस्ट को फ्लाइंग ऑफिसर कहा जाता है। तो अब जब मेरी पोस्टिंग होगी तो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे एयरफोर्स मिलेगी, जिसमें मैं फ्लाइंग ऑफिसर लगूंगी इनिशियली। हाँ। तो उसके बाद में जब घर वालों से आप आके मिले, तो वहाँ मौके पे कौन कौन थे? वहाँ पे मौके पे मम्मी, पापा और मेरे भाई थे। तो उनकी क्या फीलिंग थी? वो मतलब इतना प्राउड फीलिंग, बुके लेके, मिठाई लेके, तो मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है, मतलब कितने खुश है सभी। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा, उनसे जाके मिली के फोन किया? नहीं, उनसे जाके हम मिले। अच्छा। फोन जब प्राप्त हुआ तो फोन नहीं दिया? फोन तो मेरे को जब उन्होंने 4-5 दिन बाद फोन पकड़ा है ना, तो मैं पापा से पूछ रही किसका फोन है। मतलब मुझे मेरा खुद का फोन पहचान में नहीं आया। पहचान भूल गया। हाँ, मतलब 5 दिन फोन नहीं मिला तो बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छी बात है। हाँ। तो SSB के बाद में जब आपका कंफर्म होगा कि रिकमेंडेशन आपकी हो चुकी है, हाँ जी, तो उसके बाद में अगली क्या प्रक्रिया रहती है? उसके बाद में मेडिकल होता है आपका 3 दिन का। वो मेडिकल मेरा 20 अप्रैल को हुआ था दिल्ली में।
दिल्ली में AFCME हॉस्पिटल है एयरफोर्स का, उसमें 3 दिन का हमारा मेडिकल चला, जिसमें सारे फुल बॉडी चेकअप होता है, आपके सारे टेस्ट होते हैं। फिर उसमें मुझे फिट डिक्लेयर किया फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी एंड आर्मी। ठीक है। तो ये जो आपने एयरफोर्स के बारे में बताया, एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग ड्यूटी मिलेगी कि ग्राउंड ड्यूटी मिलेगी, और SSB में इसके लिए कोई अलग से टेस्ट होता है? हाँ जी, एक तो मेरी आंखों में पावर है, तो मेरे स्पेक्स चढ़े हुए हैं, और आप पायलट बनने के लिए आपको 6/6 की विजन चाहिए, तो मैं पायलट नहीं बन सकती मेडिकल रीजंस की वजह से, तो मेरे को ग्राउंड ड्यूटी मिलेगी। और फिर इसके अलावा पायलट का एक अलग से टेस्ट होता है CPSS का, दैट इज क्या टेस्ट, ये दोबारा से बताना। CPSS। हाँ जी। ये कितने बार दे सकते हैं बच्चे? ये लाइफ में एक ही बार दे सकते हैं आप टेस्ट। अच्छा। हाँ, इस टेस्ट में मतलब उन्होंने मुझे बैठने दिया था बिना स्पेक्स के, अगर मैं दे सकती हूँ, वो टेस्ट मैंने दिया था। वो इस लाइक वो पहले एक रिटन टेस्ट होता है, वो आपको बताते हैं कि ये इक्विपमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट कैसे वर्क करेगा, तो वो एक रिटन टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपको एक मतलब एक्चुअल मिनी एयरक्राफ्ट में जाकर बिठाते हैं, और फिर आपको वीडियो गेम्स खेलने होते हैं, मतलब जेन्युइनली वीडियो गेम्स खेलने होते हैं। वो देखते हैं कि आपके हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन कैसा है। एयरक्राफ्ट में बैठे आप? हाँ जी। आपके साथ की और कितनी लड़कियों ने ये टेस्ट दिया? सर 8 में से 6 लड़कियों ने दिया था ये टेस्ट। 6 लड़कियों ने दिया। उनमें से पास कितने का हुआ, या रिकमेंडेशन कितने की हुई? उसमें से सिर्फ एक ही लड़की का पास हुआ था वो टेस्ट, मतलब रिटन जो टेस्ट था वो हमारी 6 में से 6 लड़कियों का पास हो गया था। लेकिन जब बाद में वो जो एयरक्राफ्ट में बैठने वाला टेस्ट होता है, वो सिर्फ एक ही लड़की का पास हुआ। प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो जब आप एयरक्राफ्ट में जाके बैठे तो क्या लग रहा था अभी कि अभी बम्बारमेंट करने वाले हो? वो मतलब वो रूम इतना ज्यादा अच्छा होता है ना, जैसे लाइन में एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं, आप उसमें जाके बैठते हो, मशीनरी वाली फीलिंग, हेडफोन्स लगा के, तो वो जेन्युइनली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ मतलब मजा आ रहा है इसमें। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहोगे, इसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए ट्राई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं तो कहूंगी कि ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको सेकंड, अगर आपके पास सेकंड थर्ड चांस है तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो कि आप इसी में रिकमेंड हो जाते हो, मेरिट इन हो जाते हो, तो फिर आपको मतलब फिर तो चांस नहीं मिलेगा, फिर तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए चले गए। सो आई थिंक यू शुड अटेम्प्ट इट। ठीक है। हाँ जी।